अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से। कहानी है बिल मॉर्गन साहब की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहायशी हैं। उनकी ज़िंदगी में 1998-1999 के दरमियान कोई 12 महीने ऐसे थे जिसमें उन्होंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे कि शायद ही उस पीरियड में किसी और ने देखे हों। कहानी उनकी शुरू होती है जी, पहले तो कि ट्रक ड्राइवर थे, 37 ईयर्स की उनकी एज थी। एक दफ़ा ड्राइविंग करते हुए उनकी गाड़ी का बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनको शदीद चोटें आईं। डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया और उनकी जान बिल्कुल बाल बाल वो बचते मरते मरते बच गए। वो बच तो गए वो, लेकिन उनकी एक हार्ट कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन दिल की डेवलप हो गई। डॉक्टरों ने बोला कि जी रुक जाएं ज़रा, इसकी हार्ट कंडीशन का इलाज करते हैं, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से फारिग करेंगे। जब उन्होंने हार्ट कंडीशन का उनको इलाज शुरू किया तो उनको इंजेक्शन लगाए, उनको दवाइयाँ दी। उस इलाज के नतीजे में एक उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया और उस एलर्जिक रिएक्शन के बाद उनको एक खौफनाक हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि उनके हार्ट ने बिलाखिर काम करना ही बंद कर दिया। जब हार्ट ने उनके काम करना बंद किया तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये तो पक्के हमारे हाथ से निकल गए। डॉक्टरों ने उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी पेपर वर्क की। कहा जी कि जी फैमिली को बताते हैं कि जिनका तो बिल मॉर्गन साहब का इंतकाल हो गया, ये तो इतना खौफनाक हार्ट अटैक हुआ होगा, तो काम तमाम हो गया इनका। कोई 14 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा से अचानक से सांसें ली और उनके वाइटल्स दोबारा से काम करना शुरू हो गए। डॉक्टर हैरान हो गए जी। फ़ौरन दौड़ते हुए आए, नर्सेज आई, उनको संभाला, दोबारा ज़िंदगी आई उनकी। उन्होंने दोबारा सांसें ली, अपनी आँखें खोलीं और अभी स्टेबल ही नहीं हुए थे वो कि वो एक कोमे में चले गए। जब वो कॉमे में गए तो उनके वाइटल्स दोबारा ख़तरनाक हद तक गिरना शुरू हो गए। वाइटल्स गिरना शुरू हुए तो डॉक्टरों ने उनको एक बार फिर मज़ीद उनको इलाज शुरू किया उनका। घबरा के उनको आईसीयू लेके गए। आईसीयू में तो खैर वो थे ही पहले। वहाँ पे उनको यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर डाल दिया। वाइटल्स गिरे उनके और वो कॉमे में चले गए। कॉमे में वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे और उनके वाइटल्स मज़ीद ख़राब ही होते चले गए। यहाँ तक कि उनको 10-12 दिन वो कॉमे में रहे। बिलाखिर डॉक्टरों ने कहा कि जी अब इनकी जो कंडीशन है ना वो इतनी ख़राब होती जा रही है, इतनी ख़राब होती जा रही है कि अब जो है ना इनकी, हमको इनकी जो वेंटिलेटर वगैरह लगाया हुआ है उससे निकाल देना चाहिए। इनकी फैमिली को मशवरा दिया गया कि जी अब जो है ना, अब की बार जो है ना, ये इनका काम अब वाकई में तमाम हो रहा है। अब हमारा ये मशवरा है कि आप इनको मशीनों से निकाल दें तो मज़ीद तकलीफ़ ना दें। फैमिली ने उनको डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि जी आप डॉक्टर हो, आप साहब जितने भी डॉक्टर हैं आप सब रहने दें, हम उनको एक और हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, वहाँ पे इलाज कराते हैं, हो सकता है उधर कुछ बेहतरी हो जाए। आप लोगों ने तो काट कबाड़ा कर दिया जी। जब उनकी फैमिली दूसरे हॉस्पिटल लेके गई, उनको किसी तरह से मैनेज किया कि इतनी ख़तरनाक कंडीशन में दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना। उस हॉस्पिटल में उनकी क्विक रिकवरी शुरू हो गई और पता नहीं क्या हुआ उसके बाद से कि उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। बिल मॉर्गन साहब मुकम्मल तौर पर रिकवर हुए, उस हॉस्पिटल से बाहर आए। उस वक्त तक उनकी जॉब अब तो फ़ारिग हो चुकी थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनको एक और नई जॉब मिल गई, पहले से बेहतर जॉब मिल गई। जॉब मिली हो, वो एक दफ़ा दुकान में ऐसे ही गए किसी दुकान में, वहाँ से उन्होंने एक लॉटरी का टिकट ख़रीदा। लॉटरी का टिकट जब उन्होंने स्क्रैच किया तो उनकी $30,000 की लॉटरी निकल आई। यानी कि ज़िंदगी में वैसे ही लॉटरियाँ निकल रही थी उनकी, अभी क्या उनकी जान उनकी बच गई और एक नई जॉब मिल गई, एक मज़ीद लिटरल लॉटरी भी उनकी निकल आई, $30,000 की। उसके बाद उनकी एक उनको लड़की भी पसंद आ गई और उनकी मंगनी भी तय हो गई, इंगेज्ड भी हो गए, तो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदल गई। और ये सब हुआ है एक 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर। उनकी ख़बर जो थी वो ज़रा उनके इलाके में मशहूर हुई, दूर दूर तक बात फैली कि यार ये इस आदमी ने क्या अजीबोगरीब ज़िंदगी गुजारी है भाई। एक एक्सीडेंट भी हुआ, हार्ट अटैक भी हुआ, कोमे में भी चला गया और फिर उसके बाद दोबारा रिकवरी की और अब देखो भाई, नई जॉब भी मिल गई है, शादी भी होने वाली है और लॉटरी का टिकट भी मिल गया। इनके पास न्यूज़ चैनल वाले आ गए। न्यूज़ चैनल वालों ने बोला कि जी कमाल हो गया आपके साथ तो जी, अब ऐसा करते हैं हम आपके ऊपर एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं
और उस न्यूज़ रिपोर्ट बनाने के लिए ना आप चाहते हैं कि आप उसको इनेक्ट करें, जो आपने लॉटरी टिकट ख़रीदा था, ख़रीद के स्क्रैच किया था, ज़रा उसकी दोबारा से एक दफ़ा एक्टिंग करें। बिल मॉर्गन साहब को ले गए एक स्टोर में, वहाँ उनसे लॉटरी टिकट ख़रीदवाया। उन्होंने उस लॉटरी के टिकट को जैसे पहले स्क्रैच किया था दोबारा स्क्रैच किया। इस दफ़ा स्क्रैच करने के बाद उनकी $2.5 लाख की लॉटरी निकल आई। यानी कि वीडियो बनते हुए एक्चुअली जिसकी वो एक एक्टिंग कर रहे थे उनकी असल में लॉटरी निकल आई, और पिछली लॉटरी से कई गुना बड़ी लॉटरी निकल आई, $250,000 की। हैरान परेशान हो गए जी वो। ये वीडियो इनकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़नी और मज़ेदार वीडियो है। उसके बाद से तो वो रिटायर ही हो गए, इतनी ज़्यादा अमाउंट लेके वो इत्मीनान से घर पे बैठ गए। लॉटरी का टिकट वो ख़रीदते रहे, दोबारा नहीं मिला लॉटरी का टिकट। इस तरह तो नहीं होता कि बार बार लॉटरी निकल आए आपकी, उनकी निकल गई और पहले से ज़्यादा बेहतर निकल गई। ये जो दूसरी लॉटरी मिलना था ना, जो उनका टिकट ख़रीदना था, वो दूसरा मिलना जो था वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आप उसको कह सकते हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है जी? ब्लैक स्वॉन इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो कि मुकम्मल तौर पर अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको आप सोच ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, उस इवेंट का बहुत ही बड़ा हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट होता है। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट उन साहब के लिए जो दूसरी लॉटरी निकलना था वो ब्लैक स्वॉन इवेंट था। भाई, दो लॉटरियाँ किसकी निकलती हैं? उनकी निकल गई। अब मज़े की बात यह है कि जी ब्लैक स्वॉन क्यों कहते हैं इसको, ये क्या अजीब गरीब टर्म है ब्लैक स्वॉन। तो ब्लैक स्वान जो टर्म है वो ऐसी निकली कि 1690s में जो एक डच एक्सप्लोरर्स थे वो दुनिया भर में घूमते फिरते थे, ज़मीन एक्सप्लोर करते थे, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक साहब एक्सप्लोर करते करते ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया कोई यूरोपियंस ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए तो वहाँ पे उनको एक ब्लैक स्वान दिखी। ये वो दौर था जिस वक्त ये समझा जाता था कि स्वॉन्स जो होती हैं वो सिर्फ वाइट होती हैं, ब्लैक हो ही नहीं सकती। अगर आप उस दौर की स्वॉन की डिस्क्रिप्शन देखते, साइंटिफिक जर्नल्स में, इंसाइक्लोपीडियाज़ में, किताबों में, हर तरफ वाइट स्वॉन होती थी। ब्लैक स्वॉन की तो कोई चक्कर ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकती, कोई बात ही नहीं करता था। हो ना सकती हो कि इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी बात तो करें ना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, उसकी कोई बात ही नहीं थी। स्वॉन की डिस्क्रिप्शन ही होती थी कि जी सफ़ेद रंग का परिंदा होता है, किस तरह का होता है, इसकी ये खसूसियात हैं, कि इसकी उम्र होती है, इस तरह की शक्ल होती है, ऐसे बच्चे होते हैं। ये था, कहानी शुरू होती थी सफ़ेद रंग से, वाइट कलर से। उन साहब ने जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने देखी ब्लैक स्वॉन, अरे हैरान रह गए वो, ये कैसे हुआ। उन्होंने वहाँ की रिपोर्ट बताई कि जी इतना ब्लैक स्वॉन है। उसके बाद से जी स्वॉन की जो डेफिनेशन है वो चेंज करनी पड़ी। इससे साबित ही हुआ कि जी कोई एक इवेंट ऐसा हो सकता है जो कि हाईली इम्पैक्टफुल हो और जो अनप्रडिक्टेबल भी हो और जिसका कोई पहले से तैयारी नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप उसको हाइंडसाइट में देखें, रियर व्यू मिरर में देखें, तो ऐसा लगता है कि यार ये जो इवेंट था ना ये प्रिडिक्टेबल था, ये हम कर सकते हैं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। लेकिन ये बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट होता है, असल में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। कमाल की बात यह है कि वो एक इवेंट होता है ऐसा, एक इवेंट, और वो बरसों की ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक थॉट और थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स सबको तहस नहस कर देता है। सारी की सारी आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपकी साइंस, हर चीज़ एक जगह, और एक ब्लैक स्वान इवेंट एक जगह। वो एक इवेंट तमाम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, आपके ट्रेडिशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कन्वेंशनल विजडम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वो एक इवेंट भारी होता है। और इसी तरह मामला चलते हैं। ये ब्लैक स्वान की जो टर्म ये है तो वैसे पुरानी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये तो 17वीं सेंचुरी की कहानी है, लेकिन ये मशहूर हुई है रिसेंटली। एक राइटर हैं नसीम निकोलस तालिब, मेरे ख्याल में मैं पहली वीडियोज़ में भी उनका जिक्र कर चुका हूँ। मेरे सबसे पसंदीदा राइटर्स में से हैं। एक फ़िलासफ़र हैं, मैथमेटिशियन हैं, पोएट भी हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है ब्लैक स्वान, जो मेरा ख्याल है ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस किताब के बाद ये रिसेंटली जो है ना, ये चीज़ रिसेंटली से मुराद है पिछले 10-12 सालों में ये मशहूर हुई है। ब्लैक स्वान्स का इम्पैक्ट
हमारे ऊपर भी होता है और दुनिया भर में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं। बल्कि नसीम तालिब साहब ये कहते हैं कि जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे आप समझ लें जिस तरह के कोरोना वायरस पेंडेमिक का इवेंट था, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिस तरह अमेरिका पे जो 9/11 के हमले थे, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं सारे के सारे, जो कि कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल हैं और इनका इम्पैक्ट बहुत हाई है। और रियर व्यू मिरर में जब आप इनको देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन असल में ये हाईली अनप्रडिक्टेबल होते हैं। तो इससे हम सबक ये मिलता है जी कि हम अपनी कन्वेंशनल विजडम पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। वो चीज़ें हमको कॉन्फिडेंट तो बनाती हैं हमें, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट कर देती हैं, लेकिन हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और हमेशा एक थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए। और एक हमारे जो प्लान्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ब्लैक स्वान इवेंट भी हो सकता है जी, और उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे करें, चाहे आप एक कंपनी के मैनेजमेंट के लेवल पे करें, या चाहे इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लेवल पे करें। इसमें हमारी जो नॉर्मली जो हम रिस्क की प्लानिंग करते हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है और जो हम फ्यूचर की प्रोडिक्शंस करते हैं, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हर चीज़ को चैलेंज कर देते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे ओवरली रिलाई ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और जो प्लान्स बनाएं वो बिल्कुल रिजिड ना बनाएं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बनाएं, चाहे वो आप अपने करियर के प्लान्स बनाएं, या चाहे वो आप मुल्क के लेवल पे इकोनॉमिक प्लानिंग करें, हर तरह की प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये हमको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी हो सकते हैं और हम उससे निमटने के लिए तैयार होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद लाइक कीजिए, मज़ीद सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह की हम थॉट प्रोवोकिंग बातें, थोड़ी ज़रा नॉन कन्वेंशनल बातें जो कि अमूमी तौर पे यूट्यूब पे नहीं की जाती और बल्कि कहीं भी नहीं की जाती, वो हम करते रहेंगे। मुझे बड़ा शौक़ है किताबें वगैरह पढ़ने का। जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे अब ये आउटलेट मिल गया है यूट्यूब के। मैं वो चीज़ें जो खुद से लर्न करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप भी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।